मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2015 में मेरी प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज से ही। टाटा मोटर्स पुणे में मैंने 1 साल जॉब किया। जॉब के वैसे तो कॉलेज लाइफ से ही प्रिपरेशन करने का बहुत मन था, पर इतनी हिम्मत नहीं थी। बहुत लोगों में नहीं हो पाती, क्योंकि इस एग्जाम को लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, केवल टॉपर्स ही दे सकते हैं, 95% वाले बच्चे ही दे सकते हैं इसको। ऐसा सब भ्रांतियां हैं, अभी भी हैं लोगों में। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया आ चुका है, कई लोग आपने सुन चुके हैं, 12th फेल मूवी भी आ गई है। कितने लोगों ने देखी 12th फेल? सबने देखी, चलिए अच्छा है। तो 12th फेल मूवी देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तैयारी तो कोई भी कर सकता है और कोई भी इसमें सेलेक्ट भी हो सकता है। अब स्ट्रेटजी की बात होती है कि कैसी स्ट्रेटजी आप रहते हैं, कितनी डेडिकेशन और परसिवियरेंस के साथ आप इसको फॉलो करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने भी सोचा तो था कॉलेज लाइफ में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर जब जॉब करने लगा टाटा मोटर्स में, तब लगा कि मुझे करना चाहिए, मतलब कि इसमें इसमें लाइफ बहुत अच्छी नहीं लग रही है प्राइवेट कंपनी में। तो इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहिए। कई सारे यूट्यूब के थ्रू और लोगों के थ्रू गाइडेंस मिला किस तरह करना चाहिए। आपने उस समय एक अश्विन सरन सर थे, उड़ीसा कैडर के IAS हैं, उनकी स्टोरी भी शायद देखी हो कहीं किसी के माध्यम से। उनके 10th और 12th में 60%, 45%, ग्रेजुएशन में 60%, इस सब मार्क्स का तो उन्होंने सेलेक्ट हुए थे। तो इन सभी चीज को देख के लगा कि नहीं, हम लोग भी अगर इतने अच्छे नहीं हैं तो पर कर सकते हैं, सेलेक्शन हो सकता है, डेडिकेशन हार्डवर्क किए होते हैं। तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी थी अगस्त 2016 में, मतलब नौकरी छोड़ दी थी 1 साल जॉब करके, और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मेंस मैंने दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू दिया, फाइनल रैंक नहीं आई। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेरे को 160 रैंक मुझे प्राप्त हुई। 160 रैंक के साथ मुझे IPS GP का अलॉट हुआ। मैंने क्योंकि 6 अटेम्प्ट होते हैं, मैंने 4th अटेम्प्ट फिर दिया, मेरी फिर उसके बाद 205 रैंक आया। तो मैंने उसमें भी ऑलमोस्ट यही सेम सर्विस मिल रही थी, रैंक इंप्रूवमेंट नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया कि मैंने सोचा कि यही मुझे लगता है डेस्टिनी बनी है, मैं IPS के लिए बना हूँ। मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं IPS में रहूँ, उन्होंने 4th अटेम्प्ट देने से भी मना किया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे IAS में जाना है। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर 205 रैंक आया, तो फिर मैंने इस जर्नी को वहीं पर ब्रेक किया। और उसके बाद मैंने अपनी NPA में पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। और इससे पहले मेरी फर्स्ट पोस्टिंग प्रयागराज में थी। प्रयागराज में मैं पोस्टेड था 1 साल, और उसके बाद मेरी अभी सेकंड पोस्टिंग आजमगढ़ में है। ये मेरी मॉर्निंग रही है। मैं आपके लिए आजमगढ़ से चल के आया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थे। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में। आप एक क्वेश्चन के थ्रू, मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिफाई ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। देखिए, मेरी स्ट्रेटजी के छोटे से मतलब थोड़े एलिमेंट हैं, उनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, UPSC PNR, जिससे कि आपको भी याद रखने में रह जाए। जिसके पास नोट्स नहीं है, पेन नहीं लाया, वो इतना याद रख के चले जाएगा, तो भी उसको कुछ फायदा तो हो ही जाएगा। UPSC PNR, यू मतलब UPSC की स्ट्रेटजी है ये, P मतलब प्रीवियस पेपर। इस एग्जाम की डिमांड को समझने के लिए और उसमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए 3 चीजें उन्होंने दी हैं। प्रीवियस पेपर, S इज फॉर सिलेबस, एंड C इज फॉर कॉपीज ऑफ टॉपर्स। वो आपको सब चीजें इंटरनेट में मिल जाएंगी। ये तीनों चीजों को बहुत जरूरी है सबसे पहले समझना, प्रिपरेशन करने के दौरान इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रीवियस पेपर कैसे, अभी सर से डिस्कस हो रहा था, कई सारे हिस्ट्री के ऑप्शनल के क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, वो वापस से घुमा फिरा के GS में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पढ़ने से आपको कई सारी हेल्प मिल सकती है। क्वेश्चन तो आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, बहुत कम चांस होता है, लेकिन फिर भी रिपीट हो सकते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पता चलती है, किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है वो पता चलती है, किस किस एस्पेक्ट में कितना कितना मूव करना है वो पता चलता है, और किस तरह की डिमांड पूछी जा रही है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब तक आपने हो सकता है BA किया हो तो हिस्ट्री पढ़ी हो, अब आप जब हिस्ट्री के क्वेश्चन सब्जेक्ट के देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, इस एस्पेक्ट को मैंने सोचा ही नहीं, या ये एस्पेक्ट तो कभी दिमाग में आया ही नहीं। उस एस्पेक्ट को घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी में ही क्यों हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब ये हम लोग कभी नहीं सोचते कि वहां ही क्यों हुआ, हम वहां पढ़ लेते कि यार यहाँ पे हुआ तो इसके कारण क्या थे, क्यों हार गए, क्यों जीत गए, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन वहीं क्यों हुआ, जोग्राफिकल फैक्टर क्या थे, पॉलिटिकल फैक्टर क्या थे, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या थे, जियोपॉलिटिकल फैक्टर क्या थे, वो सब क्या थे, इसके बारे में नहीं सोचते। तो UPSC ऐसे क्वेश्चन पिकअप करता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को पढ़ेंगे रेगुलरली, तो आपको थोड़ा सा आपका जो माइंडसेट है वो ब्रॉड होता है और समझ में आता है। इसी तरह प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं कि स्कीम्स पूछी जाती हैं UPSC में, गवर्नमेंट की स्कीम। तो गवर्नमेंट की स्कीम अगर आप बुकलेट्स देखेंगे, जो हमारी बुकलेट्स आती हैं कोचिंग की, उसमें
हर स्कीम के बारे में 15 से 20 पॉइंट रहेंगे। अब हर स्कीम के बारे में 200-250 स्कीम है, 20 पॉइंट पढ़ना याद रखना टफ है। पढ़ तो हम लेते हैं पर याद नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग प्रीवियस पेपर देख लेते हैं 4-5 साल के कि स्कीम से रिलेटेड किस एस्पेक्ट को ज्यादा पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी मिनिस्ट्री की वो स्कीम है, पहली चीज, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं, ये 3-4 चीजें तो नॉर्मली पूछी जाती हैं, है ना। तो इन सभी स्कीम के ये एस्पेक्ट पढ़ने का अच्छा रहेगा। इसी तरह हमको प्रीवियस पेपर पढ़ते पढ़ते ही आइडिया लगता है कि कितना डेप्थ में कितने एस्पेक्ट को कवर करना है। देखिए इस एग्जाम में ऐसा तो है कि कुछ भी पूछ सकता है, मैं यहाँ बोल के चले जाऊंगा ये 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट पूछ ले, आप कहे हैं सर आपने तो गड़बड़ कर दी, है ना। तो ये इसमें ऐसा है कि जैसे इस एग्जाम में वो बोलते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कट ऑफ मार्क कोई है कि 33% लाना ही लाना है। एग्जाम में अगर टफ आ गया और किसी कुछ नहीं होना तो 10% भी हो सकता है टॉपर आ जाए, है ना, ये भी है। तो जो सब लोग पढ़ रहे हैं, जो मैक्सिमम लोग, अच्छे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उतना आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये चीजें तो 3-4 चीजें हैं जो सब पढ़ रहे हैं, तो इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी 95% प्रिपरेशन हो गई। अदरवाइज 5% प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आप अगर सब फीचर याद कर ले तो मैं तो यही बोलूंगा आप 200 स्कीम के सारे फीचर याद कर लीजिए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए कंपटीशन भी एक बार समझ लीजिए। जैसे कितने लोग एग्जाम का फॉर्म भरते होंगे यूपीएससी का? 10 से 12 लाख, ठीक है, ये फॉर्म भरते हैं। प्रीलिम्स देने कितने लोग आते हैं? 6 लाख 4 से 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स देने आते हैं। मतलब 5 लाख बच्चों ने तो ऐसे ही मजे के लिए फॉर्म भर दिया, पेपर देने नहीं आते, ठीक है। तो इनको तो हटा दीजिए आप। अब 5 लाख में से कितने लोग प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं? प्रीलिम्स देने के बाद 10 से 12 हजार, है ना। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं, 50,000 सेलेक्ट होते हैं। क्यों? मेंस के लिए तो 50,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, और मेंस के बाद मेंस 50,000 लिखते हैं। इंटरव्यू के लिए 2,500 बच्चे आते हैं, हाँ, और 10,000 बच्चे मुझे लगता है मेंस देते हैं, हाँ। तो जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोग 10,000 हैं जो मेंस लिखेंगे, तो प्रीलिम्स के 4 गुना लोगों को मान लीजिए आप, 40,000 मान लीजिए। यही कंपटीशन है, एक्चुअल कंपटीशन है ना। आपको जो लगता है ना कि 12 लाख 15 लाख कंपटीशन है, उतना नहीं है। ये 40 से 50,000 लोगों का कंपटीशन है जो रिपीटेडली तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये 40 से 50,000 ऐसे लोग हैं, इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं 4 अटेम्प्ट से लिख रहे हो, 5 अटेम्प्ट से लिख रहे हो, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, कॉलेज से तैयारी कर रहे हो, स्कूल से तैयारी कर रहे हो। तो ये रियल कंपटीशन है। अब इसमें आपको इन 50,000 बच्चे जो मेसली कर रहे हैं वो आपको भी करना है। तो जितना काम मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादातर लोग करते हैं, हमने भी किया है। इसलिए प्रीवियस पेपर आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। सिलेबस जैसे प्रीलिम्स का तो कोई सिलेबस ज्यादा मेंशन है नहीं, जिन्होंने देखा होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस कितने लोगों ने देखा है? यूपीएससी सिलेबस कितने लोगों ने पढ़ा है? चलो बहुत अच्छा है। चलो तो प्रीलिम्स सिलेबस समझ रहे होंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब एग्जाम दे रहा था सीएसई 19 में, लगातार नहीं 2 क्वेश्चन आए, मतलब 18 में भी आए, 19 में भी आए, लगातार टॉपिक से ही आ गए। मतलब जो GS2 का टॉपिक मेंशन था, जैसे एक तो मुझे याद है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, एक टॉपिक मेंशन है अदर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स, अगर किसी को याद हो तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इंडियन और यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन 19 में आया था, ठीक है। अब क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ प्रिपरेशन, तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ। आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपके अगर हर मेंस के टॉपिक पे अगर 2 पन्ने के नोट्स रेडी होंगे तो बहुत हैंडी होता है। इससे बहुत सारे टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो मेरे मतलब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पाए थे सारे टॉपिक्स के नोट्स, पर मेरे थर्ड अटेम्प्ट आने तक ये सारे नोट्स बन गए थे। अब चूंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ थर्ड अटेम्प्ट, कुछ लोग सोचते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैसे क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स नहीं बना पाएंगे तो कैसे क्वालिफाई हो जाएंगे? तो वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाले लोग ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो कॉलेज के बाद से स्टार्ट की है, और मैं उस स्टेज से स्टार्ट की है जब मुझे ये भी नहीं याद था कि मौर्य और मुगल में कौन पहले है, ठीक है। ये स्टेज से जब स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए बोलते भी हैं, सजेस्ट करते हैं, और मैं इसलिए कॉलेज में जाता हूँ बोलने कि आप लोग अगर सही में तैयारी करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कॉलेज, इसको यूटिलाइज करिए। क्योंकि इसमें हमने भी कॉलेज किया, ज्यादातर टाइम मिलता है, मतलब एक्चुअल में टाइम मिलता है। आप सही अगर यूटिलाइज करना चाहें और आप अपने प्रिपरेशन को मजे मस्ती करने की बजाय अगर करियर की तरफ लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे टाइम ही लगाना है और मस्ती नहीं करनी कॉलेज की भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, पर आपको अपना टाइम भी यूटिलाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सिलेबस के बारे में हुआ। सिलेबस के जो मेन के टॉपिक है उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स की बात करें, पेपर 4 की, पेपर 4 एथिक्स है, पता है ना? यस। तो फोर्थ पेपर में जितने टॉपिक मेंशन है, अगर आपके उन सभी टॉपिक्स पे नोट्स बन गए तो एथिक्स का प्रिपरेशन तो वहीं हो गया पूरा,
उसके बाद तो केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना है। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, टॉपर्स कॉपीज ऑफ टॉपर्स। उसको उसमें से कंटेंट को समझना है, उसमें से उठाना भी है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी समझना है। इससे प्रिपरेशन तो ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूपीएससी 3 नेक्स्ट पॉइंट है कॉपीज ऑफ टॉपर्स। कॉपीज ऑफ टॉपर्स में बहुत सारी इंटरनेट पे आप जाएंगे, वेबसाइट्स पे, जो टॉपर्स ने एक्चुअल कॉपी नहीं मिलेगी, जो उन्होंने प्रैक्टिस में कॉपीज लिखी थी। जैसे मैंने जितने प्रैक्टिस पेपर लिखे थे तैयारी के लिए, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप CIC की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर जो टॉपर्स ने जो क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस किए थे जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपको मिल जाएंगे। आप उनको उठा के देखिए, उनसे समझिए कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉलेजेस में होते हैं तो हम बहुत पैराग्राफ वाइज आंसर लिखते हैं, 3-3, 4-4 पन्ने का, फिर कॉपी आप मांग लीजिए एक्स्ट्रा। यूपीएससी में ये नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम का कॉपी बता देते हैं आपको। जैसे अगर मेन किसको पता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ बेटा बताओ, तेज आवाज बोलना। हाँ सिंपल सीट होती है, वो लाइनिंग वाली नहीं होती है। हाँ, और दोनों तरफ बॉर्डर लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताली बजाइए बच्चे के लिए। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS 1, 2, 3 में, 10 नंबर के और 15 नंबर के। 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 पन्ने भरने हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में 3 पन्ने भरने हैं। सिंपल ये समझ लें, 10 नंबर क्वेश्चन में 2 पन्ने आएंगे। अब 2 पन्ने के बाद तीसरा पन्ना नहीं मिलेगा उसके लिए। अगर आपने गलत कर दिया आंसर गलती से, तो वो फिर गया आपका, और आप उसके लिए कोई अलग चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टॉपर्स और कॉपी देखने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, कितना कंटेंट लिखना है, पॉइंटर वाइज लिखना है, सारे एस्पेक्ट को कवर करना है। ये नहीं कि किसी एस्पेक्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं तो उस एस्पेक्ट को तो आपने लिख दिया 1 पन्ना और उसके बाद बाकी सब एस्पेक्ट्स आपने एक लाइन में टपका दिए, ठीक है। इसलिए टॉपर्स कॉपी पढ़ने से आपको एग्जाम की डिमांड क्या है, कैसे एड्रेस करनी है उस डिमांड को, वो समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही आप कई सारे कंटेंट को भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं, ऐसे की कॉपीज मैंने पढ़ता था टॉपर्स की, और उसमें कैसे इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, कैसे कंक्लूजन करते हैं। कई बार डाउट रहता है लोगों का, पूछेंगे भी लोग कि ऐसे लिखने में समस्या आती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाने में दिक्कत आती है। तो ये टॉपर्स कॉपी आपके लिए